नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची सांसद रंजीत रंजन ने नक्सलियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सभी नक्सली गलत नहीं होते, बहुत लोग उनके नाम से दुकानें चला रहे हैं। रंजीत रंजन का यह भी कहना कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद शांत हो चुका है। सांसद रंजीत रंजन के बयान पर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। सारे नक्सलवाद जो है और नक्सली लोग गलत नहीं होते, खराब नहीं होते, और बहुत लोगों को मिसयूज़ किया जाता है और बहुत लोग उनके नाम से अपनी दुकानें चला रहे होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और डर किसका, वो भी व्यक्ति है, हम लोग भी व्यक्ति हैं। उनकी कुछ डिमांड थी और मुझे लगता है कि अब तो बस्तर में और छत्तीसगढ़ में जितना नक्सल प्रभावित एरिया है तकरीबन शांत हो चुका है और आगे भी हम लोग होप रखते हैं। आज पहली बार नहीं हुआ कि किसी कांग्रेस के नेता ने नक्सलवाद का समर्थन किया हो। यदा कदा ये बातें आती रहती है। राष्ट्रीय नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था, नक्सलवादियों का समर्थन किया था। आज छत्तीसगढ़ में आकर राज्यसभा सांसद अगर ये बात कहती है कि नक्सली गलत नहीं होते, तो मैं कहूंगा ये सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का काम है। जो आदिवासी भाइयों की गर्दनें काट काट कर गोलियों से भून कर नक्सलवादियों ने उनकी हत्या की है, ये उनका अपमान है। कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद के साथ किस साठगांठ से और किस समर्थन से जुड़ी है, ये उनके नेताओं को बताना चाहिए। उनके बयान से ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नक्सलवादियों के लिए है। इसलिए आज बस्तर तो सांसद रंजीत रंजन का ये बयान बड़ा है और इस बयान ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। बीजेपी हावी है कांग्रेस पर। बीजेपी कह रही है कि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के नेता नक्सलवाद का समर्थन कर चुके हैं और अभी भी सांसद रंजीत रंजन ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। किस तरह की सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है इस बयान से हम जानेंगे। सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं लाइव। ममता, सवाल यही उठेगा कि आखिर ये कैसा बयान है? हो सकता है और पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दे दिया सांसद ने, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहना कुछ चाह रही हो और कह कुछ गई। देखिए, दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन इस बयान पे अब बवाल मच गया है और बीजेपी को मौका मिल गया है निशाना साधने का और बीजेपी ने तुरंत बयान जारी कर दिया है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता है केदार गुप्ता, उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के किसी लीडर ने नक्सलवाद का समर्थन किया हो, बल्कि आए दिन इस तरह के बयान आते रहते हैं। अब देखना यह है कि अब चूंकि इस पर बवाल मचा है और ऐसे में जो है वापस रंजीत रंजन जो है उनसे भी दोबारा इस पे सवाल तो होगा ही, तो उस पर उनका जवाब क्या होता है। लेकिन हम बताते हैं कि जब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनसे पूछा गया था कि भाई आपने जो पहले दौरे के लिए जो बस्तर जिला ही क्यों ही चुना, नक्सल प्रभावित इलाका ही क्यों चुना, तो इसी पे उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उनके नाम से नक्सली जो है, सभी नक्सली खराब नहीं होते हैं और बहुत से लोग उनके नाम से दुकान चला रहे होते हैं, वो भी इंसान है और हम भी इंसान है। डर कैसा है? छत्तीसगढ़ का जो नक्सलवाद है वो शांत हो चुका है और जो लोग नक्सलवाद को लेकर डर पैदा कर रहे हैं आपके पास बीजेपी कांग्रेस के क्या कुछ दलीलें हैं, क्या कुछ तर्क हैं इस बयान को लेकर, वो भी हम जानेंगे। बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। निश्चित तौर पर बीजेपी सांसद रंजीत रंजन के इस बयान पर हावी है, निशाना साध रही है। अब जानना चाहूंगा आपसे अनुराग जी, क्या कुछ स्टैंड रहेगा बीजेपी का, अगला कदम क्या होगा इस बयान के बाद? देखिए, हम तो हमेशा कहते थे कि कांग्रेसियों के नक्सलियों से साठगांठ है। आज रंजीता जी ने उस बात को खुलकर कह दिया। यही कांग्रेसियों का असली और गुप्त एजेंडा है। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि कोई नक्सली गलत नहीं होते। अब भूपेश बघेल जी इस चीज को स्पष्ट करें कि छत्तीसगढ़ियों को अपमानित करके बाहर के एक व्यक्ति को इन्होंने यहाँ से राज्यसभा सदस्य में भेजा, या तो ये रंजीता जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, और अगर ये रंजीता जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगते हुए रंजीत जी को कांग्रेस से निष्कासित करने की बात करें। दुर्भाग्यजनक बात है, इस प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को जिस नक्सली हमले से प्रभावित हुआ है, उस पार्टी के सदस्य कहती हैं कि नक्सली गलत नहीं होते। मतलब आज उन्होंने कांग्रेस का गुप्त एजेंडा उजागर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस को तो छोड़ने वाली है नहीं।
बिल्कुल अनुराग जी, विपक्ष का काम होता है सियासत में कि सत्ता पक्ष के किसी भी मुद्दे को लपकना। क्या हम माने कि अब बीजेपी इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करेगी आगे चल के भविष्य में? क्या भाई साहब, आप इसको मुद्दा कह रहे हैं? देश के लोकतंत्र का सबसे आंतरिक सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद को कांग्रेस की एक नेत्री कहती है कि वो कोई समस्या नहीं है, नक्सली गलत नहीं होते। मतलब बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि नक्सली और कांग्रेसियों की साठगांठ है, कांग्रेस के उस गुप्त एजेंडे को आज रंजीत जी ने उजागर कर दिया। तो नक्सलवाद, अनुराग जी मेरा कहने का मतलब यही है ना कि नक्सलवाद एक मुद्दा तो है ना, नक्सलवाद मुद्दा तो है छत्तीसगढ़ में जी। अरे साहब, पूरे देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है। अपने कांग्रेस बताए कि वो नक्सलियों के साथ है। वैसे भी एक बाहुबली, एक अपराधी की पत्नी से इससे बड़े बयान की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती थी। क्या क्या चाहती है बीजेपी अब? रंजीत रंजन क्या उनसे क्या चाहती है बीजेपी? बीजेपी की क्या मांग है अब इस बयान के बाद से? हम तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि भूपेश बघेल जी सार्वजनिक रूप से आके स्पष्ट करें कि क्या वो रंजीत जी के बयान से सहमत हैं कि नक्सली गलत नहीं होते, क्योंकि ये सरकार 4 साल में नक्सलियों के लिए कोई नीति नहीं बना पाई। अगर वो सहमत है तो लोगों के सामने कहे कि हाँ नक्सली गलत नहीं होते, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब अगर उनको लग रहा है कि रंजीत जी ने गलत बयान दिया है, तो चूंकि उन्होंने ही छत्तीसगढ़ से रंजीत जी को चुनकर राज्यसभा भेजा है, तो छत्तीसगढ़ वासियों से माफी मांगते हुए रंजीत जी को कांग्रेस से निष्कासित करें। ठीक है अनुराग जी, हम अब हमारे साथ बने रहिए आप, और हमारी सहयोगी ममता लांजेवार भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी ममता, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अभी जिस तरीके से अनुराग कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में ही जो है वो नक्सलवाद जो कांग्रेस लगातार समर्थन करते आ रही है और आंतरिक सुरक्षा का मामला रहा है, लेकिन जब इनकी सरकार रही है तब कांग्रेस सेम चीजें कहती रही है, यानी कि सरकारें बदल जाती है और स्थिति उसी की तरह की रहती है। जी अनुराग जी, सुना आपने कि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ में बनी हुई है और बीजेपी के शासनकाल में भी ऐसा नहीं था कि नक्सलवाद जड़ से खत्म हो गया हो। अनुराग जी देखिए, एक बात बताइए, मैं बार बार कहता हूं कि नक्सलवाद देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक बात स्पष्ट हो गई, जो भूपेश बघेल जी विपक्ष में रहते हुए भी कहते थे और पक्ष में रहते हुए भी कुछ एक मौके पर उन्होंने कहा है कि झीरम का सच मेरी जेब में है। 4 साल बीत गए इनकी सरकार को, वो सच जेब से निकालकर लोगों के सामने, सक्षम एजेंसियों के सामने क्यों नहीं लाया? आज रंजीत जी ने बता दिया। जब नक्सली इनको गलत लगते नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये नक्सली के समर्थक हैं, तो नक्सलियों के खिलाफ सबूत जेब से निकालकर क्यों लाएंगे लोगों के सामने? भूपेश बघेल जी आज तक इसीलिए झीरम का सच जेब के सामने निकालकर सक्षम एजेंसियों को नहीं दे रहे थे। मतलब आज ये साफ कर दिया रंजीत जी ने कि कांग्रेस और भूपेश बघेल या तो नक्सलियों के समर्थक है, और अगर वो नहीं है तो रंजीत जी को पार्टी से निष्कासित करें और छत्तीसगढ़ की जनता से उन्हें राज्यसभा भेजने के माफी मांगे। अनुराग जी, रंजीत जी तो ये भी कह रही हैं कि नक्सलवाद शांत हो चुका है छत्तीसगढ़ में, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब साहब, अगर मैं अपराधियों के साथ हूं तो उसके अपराध तो मुझे गलत दिखेंगे ही नहीं ना, तो मुझे तो शांति लगेगी। बस आज रंजीत जी ने कांग्रेस की मानसिकता एकदम साफ कर दी, ये स्पष्ट छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से ही है, जहां पर डूमरतराई में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। थोक बाजार में संचालित स्टील एम्पोरियम की लिफ्ट में कर्मचारी प्रकाश यादव की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से दुकान संचालक फरार है। बताया जाता है कि स्टील एम्पोरियम की गुड्स लिफ्ट में सामान चढ़ाने के दौरान कर्मचारी फंस गया था। गुड्स लिफ्ट के सामान वाली जगह होने से हादसा हुआ। आपको बता दें, गुड्स लिफ्ट के सामने खाली जगह होने से हादसा हुआ है और पुलिस ने सभी लिफ्ट्स की जांच की बात कही और लापरवाही बरतने वाले दुकानदार संचालक पर कार्रवाई की बात भी कही है। और जो डूमरतराई थोक बाजार स्थित है, वहाँ पर आज एक घटना हुआ है, जहाँ के स्टील एम्पोरियर करके एक दुकान है एम्पोरियम। वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वहाँ का काम करने वाला है प्रकाश यादव, और उसका काम करने के दौरान जो लिफ्ट है उसमें फंस करके मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना घटनास्थल पर सीएसपी माना और थाना प्रभारी माना उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होने के बाद घटनास्थल का लगातार उसमें निरीक्षण किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम और पंचनामा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। शव पंचनामा और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट और जो घटनास्थल में जो दिखेंगे जो आएगा तथ्य,
उसके आधार पर आगे मार्ग पंजीबद्ध करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया एक लापरवाही भी दिख रही थी, लिफ्ट के सामने गेट भी था। हाँ, तो इस संबंध में जो टेक्निकल टीम है उनसे भी रिपोर्ट लिया जाएगा और जो लापरवाही है उनके विरुद्ध में अनुसार जो भी दंडात्मक कार्रवाई है अपराध पंजीबद्ध करके यदि आए अब तक थाने पर विधि सम्मत आगे कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से यदि इसमें कोई लापरवाही है, लिफ्ट का एरिया जैसे बड़ा था जहाँ आदमी फंस गया था, ऐसे जो जगहों में जो उनका जो व्यापारी संघ है उनके माध्यम से लेटर लिख करके उनका मीटिंग लेकर के सभी को हिदायत दिया जाएगा और इसमें जो गड़बड़ियां और जो गलती पाई गई है उसमें कार्रवाई की जाएगी। डुमर तराई के थोक बाजार में एक हादसा हुआ और यहाँ पर स्टील कारोबारी के यहाँ प्रकाश यादव नामक एक युवक काम कर रहा था। अचानक लिफ्ट में फंसने से उसकी मौत हो गई। एक गंभीर लापरवाही है दुकान संचालक की, वो सामने आई है। और जिस तरह से जो तस्वीर सामने आया है कि लिफ्ट के जो बगल में एक अलग से जगह बना हुआ था जिसमें कभी भी हादसा हो सकता था। इतनी गंभीर लापरवाही के बाद भी लिफ्ट को किसी तरह से मरम्मत नहीं कराया गया था और हादसे के बाद दुकान संचालक मौके से नदारत है। दुकान बंद कर जो संचालक है वो फरार हो गया है। पूरा माना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि गंभीर लापरवाही है या फिर हादसा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे रायपुर का। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। युगल, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? हम सब देखते हैं, जानते भी हैं कि अगर लिफ्ट की मरम्मत नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होता है तो ये लिफ्ट खतरनाक भी हो जाती हैं। ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, एक गंभीर लापरवाही है जो स्टील कारोबारी है, संचालक है, उसकी दुकान में जब प्रकाश यादव नामक व्यक्ति काम करने गया तो जहां पर गुड लिफ्ट बना हुआ था उसके सामने काफी गैप था। लिफ्ट के सामने कोई बच्चा या फिर आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा आदमी जब लिफ्ट के अंदर घुस सकता है तो ये एक गंभीर लापरवाही से कही जा सकती है। हादसा हुआ, उसके बाद सिर में गंभीर चोटें आई हैं, पैर में भी आई, जिसकी वजह से घटनास्थल पर भी जो कर्मचारी है उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। आनन फानन में वहां पर उसकी सूचना दी गई। उसके बाद से जो संचालक है स्टील कारोबारी है वो वहां से फरार हो गया और एक बड़ी लापरवाही है और पूरे मामले की जांच है वो पुलिस कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से यहाँ पर कोई मेंटेनेंस, जितने भी चाहे वो मॉल में लगे हों चाहे फिर अन्यत्र कहीं भी लिफ्ट लगे हुए हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पर उसकी एजेंसियां या फिर है नहीं, बाहर से आते हैं। इस तरह से तो रायपुर पुलिस ने सभी ऐसे लिफ्ट की जांच करने के आदेश है सभी थाना क्षेत्रों को निर्देशित किया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन बड़ा जो हादसा है उस लापरवाही की वजह से हुई है और जिस तरह से जहां लिफ्ट का जो एरिया था उसे अगर पहले कवर करके रख दिया गया होता तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो नहीं होती, एक कामगार की असामयिक मौत नहीं होती। अब पुलिस पूरे मसले पर जांच कर रही है और रायपुर पुलिस का यही कहना है। जब एसपी कीर्तन राठौर से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर लापरवाही बरती गई है तो धारा 304A के तहत जो दुकान के संचालक है, कारोबारी है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज की जा सकती है। लेकिन अभी जो दुकान के जो संचालक हैं वो फरार है। देखना ये होगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई हो पाती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन होना है। 17 नवंबर तक नॉमिनेशन चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी अपने कैंडिडेट तय नहीं किए हैं, उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। कांग्रेस 15 नवंबर को नाम की घोषणा कर सकती है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती, रिजल्ट आएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम जुर्री ने नामांकन फॉर्म जमा किया है। कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार पर मंथन अभी भी कर ही रही है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 17 नवंबर तक नॉमिनेशन चलेगा। लेकिन बात करें दो बड़ी पार्टियों बीजेपी कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी अपने अभी निर्धारित नहीं किए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। खेमनारायण, दोनों ही पार्टियों के लिए, हम कहें किसी भी पार्टी के लिए कोई भी चुनाव काफी अहम होता है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए हैं।
जी देखिए, जब से उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बिगुल फूका है, भानु प्रतापपुर में अब उपचुनाव की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। आज से नामांकन दाखिल करने और नामांकन खरीदने की प्रक्रिया भी की जा रही है और अब तक प्रमुख दल जैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। अभी भी उनके वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं बार बार और अभी तक कोई भी उम्मीदवार चयन नहीं किया गया है। हालांकि जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी जी के निधन के बाद ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है कि सावित्री मंडावी को वहां से टिकट मिलेगा, लेकिन अभी कांग्रेस ने उन्हें घोषित नहीं किया है। पर भाजपा भी जो है काफी मंथन कर रही है उम्मीदवारी के लिए और यहाँ पर एक समीकरण और बनता नजर आ रहा है कि आदिवासी समाज जो है 32% आरक्षण को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने की बात कही है। ये सब अभी उनकी अहम बैठक आज जो है भानु प्रतापपुर में जारी है आदिवासी समाज की, जो राजनीतिक समीकरण को बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। खेम नारायण, कांग्रेस की तरफ से स्वर्गीय दिवंगत मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी का नाम सामने आया है, सावित्री मंडावी जी का, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ पाया है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही मंथन कर रही है प्रत्याशी के चयन में। जी, क्योंकि भाजपा जो है इस उपचुनाव में चाहेगी कि कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है उससे जीत हासिल करने के लिए उसे उस तरीके के दमदार उम्मीदवार की आवश्यकता है, लेकिन भाजपा में भी उम्मीदवारी जो है 6-7 जो नाम आए हुए हैं उनमें से तीन उम्मीदवार हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन पर रायशुमारी की जा रही है अपने कार्यकर्ताओं से। नए चेहरे पर भी दांव लगाने का प्रयास कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन होता है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में कल होने वाली मेहतारी हुंकार रैली में महिलाएं प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगी। आंदोलन में प्रदेश भर से 1 लाख महिलाओं के पहुंचने का दावा है। शराबबंदी, महिला अपराध के बढ़ते मामले, स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्जा माफ जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगी। बीजेपी के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी महारैली में शामिल होने वाली हैं। पटेल मैदान, जगमल चौक से इस रैली की शुरुआत होगी, जिसके बाद दयाल बंद, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, कोतवाली चौक, सदर बाजार होते हुए बीजेपी की ये रैली नेहरू चौक पहुंचेगी और यहां चौक में सभा होगी जिसमें बीजेपी के दिग्गज राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। जनता महिला मोर्चा के बैनर तले कल महितारी हुंकार रैली का आयोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और ये मैदान है बिलासपुर का जगमल चौक का हाई स्कूल मैदान कहलाता है, जहां पर कि लगभग 1 लाख के आसपास महिलाओं के दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो इस रैली में शामिल होंगी। यहाँ से रैली जो है, जो मार्ग निर्धारित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन मार्गों से होते हुए नेहरू चौक तक पहुंचेगी। हालांकि जब से इस रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है तब से लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के बीच गतिरोध जारी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है जिला प्रशासन ने एक सूची जारी की थी जिसमें कि बहुत सारी जो शहर के इलाके हैं, खासतौर पर सदर बाजार, गोल बाजार और नेहरू चौक वाले इलाकों को 144 धारा के तहत प्रतिबंधित घोषित किया है और इन जगहों पर रैली, धर्म सभा, इस तरह के कोई भी आयोजन नहीं हो सकते हैं। और भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा जो आवेदन दिया गया है जिला प्रशासन को, उसमें यही रूट जो है वो दिखाए गए हैं। हालांकि कल एसएसपी के द्वारा इन मार्गों का अवलोकन भी किया गया और अगर यहाँ पर भीड़ का दबाव होता है तो कैसे ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया जाएगा, भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा अगर और स्थितियाँ वैसी होती हैं तो। और चूँकि रैली काफ़ी बड़ी होने वाली है, इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा काफ़ी बड़े दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो कल बिलासपुर में बीजेपी मेहतारी हुंकार रैली निकालेगी। सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल है। कल हुंकार रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कल सुबह रायपुर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। बिलासपुर में पटेल मैदान, जगमल चौक से मेहतारी हुंकार रैली का
नेतृत्व वो करेंगी। नेहरू चौक पर सभा को संबोधित भी करेंगी। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां 2 दिन पहले खुद की जान को खतरा बताने वाले कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल धार्मिक मेले में नचनिया के साथ अश्लील गाने पर ठुमके लगाते हुए नजर आए हैं। उनके डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला मानपुर इलाके में त्रिवेणी के संगम स्थल स्थित रामेश्वर धाम पर आयोजित 3 दिवसीय मेले का, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के नाम पर अश्लील गानों पर डांस करने वाली डांस पार्टी बुलाई गई। और इसी दौरान कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल भी मंच पर पहुंच गए और नचनियों के साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगाते हुए नजर आए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं फोन पर। दीपक, कहीं से नजर नहीं आता कि जान को खतरा है बाबू जंडेल की? जी बिल्कुल सुमित, जहां तक जान की खतरे की बात करें तो उनके द्वारा ना तो अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग की गई है और ना ही इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की है, क्योंकि जब भी जान की कोई खतरा होने की बात है तो वो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको और भी सिक्योरिटी मिल सकती थी और वो शिकायत करते तो संबंधितों के खिलाफ FIR भी दर्ज होती, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। बल्कि वो तो खुलेआम जो मेला है भीड़ भाड़ में पहुंचते हैं और डांस पार्टी पे जो अश्लील गानों पर डांस हो रहा है वहां पर जाकर के ठुमके भी लगाते हैं और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो विधायक के द्वारा जो जिस तरह के आरोप लगाए गए थे कि उनकी जान को खतरा है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता शामिल हैं, उनको कभी भी मरवा सकते हैं, जहर भी खिला सकते हैं, तो इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। लेकिन जिस तरह से वो खुलेआम डांस पार्टी में, जहां तक धार्मिक कार्यक्रम है और अश्लील गानों पर डांस हो रहा है, वहां विधायक ठुमके लगा रहे हैं, तो इस तरह का जो उनका जो काम है तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि उनको किसी तरह का कोई खतरा है। बिल्कुल खतरा। और ये तो बात दीपक बाबू जंडेल की हुई। एक धार्मिक आयोजन में इस तरह का डांस कतई बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सुमित, ये धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक स्थल है और पूरे जिले ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों का ये एक आस्था का प्रतीक भी है। रामेश्वर धाम, जहाँ 3 नदियों का संगम है, छोटा रामेश्वर के नाम से इसको जानते हैं, और त्रिवेणी के दिन लोग पर्व लेने के लिए नदी में स्नान करते हैं, तो यहाँ हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है, राजस्थान तक के लोग यहाँ आते हैं, और ऐसे स्थान पर अश्लील डांस होना, अश्लील गाने बजाना और उस पर विधायक ठुमके लगाए, ये तो कतई बर्दाश्त होने लायक नहीं है। लेकिन विधायक को ये सब सोचें तब तो काम चले, लेकिन विधायक इस तरीके की बात उन्होंने सोची तक नहीं कि धार्मिक कार्यक्रम है, इस तरह का जो आयोजन हो रहा है उसका भी उनको विरोध करना चाहिए थे, लेकिन खुद भी वहां पर ठुमके लगाने पहुंच गए। तो आप समझ ही सकते हैं विधायक किस तरह की कार्यप्रणाली है। बिल्कुल, विरोध करना तो ठीक, खुद भी इसमें शामिल हो गए हैं बाबू जंडेल। बहुत धन्यवाद आपका दीपक जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।